हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानियों की एक नई सीरीज़ में। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। सन 1944 सैगान एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया होठचंद भवानी शोभराज। पिता भारतीय सिद्धि व्यापारी और माँ वियतनामी थी। एक बच्चा बाद में ऐसा नाम बनेगा जिसमें दुनिया की कई पुलिस एजेंसियां रातों की नींद खो देगी। चार्ल्स शोभराज। उसका बचपन टूटा हुआ था, टूटा परिवार, टूटा बचपन और उससे भी टूटी पहचान थी उसकी। पिता ने उसे सही नहीं अपनाया था, माँ अकेली रह गई। एक बच्चा जो हर जगह बाहरी समझा गया, ना वियतनाम का, ना भारत का, ना फ्रांस का। इसी खालीपन के इसके भीतर में एक अजीब अंधेरा पैदा कर दिया। वह बचपन से ही एक बात समझ चुका था कि लोगों को मन को समझना, उनके डर को पढ़ना और उनकी कमजोरी को पकड़ना ही उसका पहला काम है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। युवा चार्ल्स अपराध की पहली सीढ़ियां तब चढ़ा। चार्ल्स किशोरावस्था में ही छोटे मोटे चोरी, झूठे दस्तावेज और पहचान बदलने के खेल में माहिर हो चुका था। वह लोगों की आंखों में झांक कर समझ लेता था कि सामने वाला क्या सोच रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी चालाकी और उसकी शालीनता अब सब नकली लगती थी। फ्रांस ने उसे पहली बार गिरोह बनाया था। छोटी ठगी से लेकर अमीर घरों में कीमती सामान गायब करना उसका काम था। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में हमेशा बड़ा प्लान रहता था। वह दुनिया के अलग अलग देशों में अपना मैदान बनाना चाहता था। फिर एक दिन जैसी उसकी किस्मत खुल गई, उसे मिल गई एक जूलियट, एक खूबसूरत फ्रेंच लड़की। वह उसके प्यार में खो गई और चार्ल्स ने उसे अपना पहला मोहरा बना लिया। वह उसके लिए पैसे, पासपोर्ट और सब कुछ लाती और चार्ल्स आगे बढ़ता गया। दक्षिणी एशिया का शहर। 1970 के दशक में चार्ल्स दक्षिणी एशिया पहुंचा। थाईलैंड, नेपाल, भारत, मलेशिया, यह पूरा इलाका बैकपैकर, अमीर विदेशी यात्रियों और अकेले दुमकड़ों से भरा था। ऐसे लोग जिनका परिवार दूर होता था और जिनके गायब होने पर तुरंत हंगामा नहीं होता था। चार्ल्स ने इन लोगों को इसकी कमजोरी का हथियार बन गया। वह ऐसे लोगों की भाल करते रहता था। उसकी पहचान 3 चीज़ों से होती थी: शानदार कपड़े, सलीकेदार पहलू और मीठी बातचीत। वह अमीर, साबिया, मददगार लगता था। लोग उसके साथ घुल मिल जाते थे। दूसरी तरफ वह उनके पासपोर्ट, पैसे और पहचान पर नज़र रखता था। वह खुद को कभी भी ज्वेलरी डीलर, कभी व्यवसायी, तो कभी स्टूडेंट बताता था। वह हर जगह अपना नाम बदल देता था। उसका एक ही मकसद था: लोगों का विश्वास जीतना और फिर उन्हें इस्तेमाल करना। थाईलैंड में उसकी मुलाकात हुई एक खूबसूरत और मासूम फ्रेंच लड़की से। चार्ल्स ने उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई जो झूठी थी लेकिन बेहद चमत्कार। वह उस लड़की से प्यार करने लगा। वो लड़की भी प्यार में अंधा होगी। चार्ल्स ने उसे अंधेपन का फ़ायदा उठाया। वह उसे अपराधियों में शामिल नहीं करता था, बस इतना करता था कि वह घायल दिखता, कमज़ोर दिखता और कहता कि मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। धीरे धीरे वह लड़की भी उसके कामों में फंस गई। कई मामलों में वह खुद भी नहीं जानती थी कि चार्ल्स क्या कर रहा है। चार्ल्स की सबसे खतरनाक चाल थी पहचान बदलने का खेल। चार्ल्स शोभराज का असली हथियार था पहचान बदलना। कभी वह फ्रेंच, कभी इंडियन, कभी जापानी, तो कभी अरब व्यापारी बन जाता था। वह पासपोर्ट बदलने, नाम बदलने और चेहरे तक बदलने में माहिर था। दूसरी तरफ वह अकेले घूमने वाले यात्रियों को दोस्ती का भरोसा देता। कभी उन्हें खाना खिलाता, कभी शराब पिलाता, कभी दवाई देता और उन्हें साधारण सी चीज़ें भी होती थी जो उन्हें हर साथ शेयर करता था उनके साथ। चार्ल्स कभी सीधे हमला नहीं करता था। उसका तरीका था लोगों को इतना कमज़ोर बना दो कि वह खुद
समझ ही ना पाए कि उन्हें क्या छीन लिया है उसने। थाईलैंड में वह एक हाउस ऑफ चार्म्स नाम की जगह चलाता था, जहां उसके अपराधों का केंद्र बन गया। चार्ल्स यहीं विदेशी सैलानियों से दोस्ती करता था, धीरे धीरे उनकी कमजोरियां पकड़कर उन पर नियंत्रण कर लेता था। कभी उन्हें बीमार दिखता तो कभी नकली डॉक्टर बुलाता, कभी दवा के नाम पर नींद की गोली दे देता और उनका सारा सामान लूट लेता। इनमें से कुछ लोग बच जाते तो कुछ गायब हो जाते, कुछ की यादें धुंधली पड़ जाती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ। चार्ल्स को दुनिया का दी सर्प कहने लगे, क्योंकि वह चुपके से आता और धीरे से वार करता था और बिना किसी निशान छोड़े निकल जाता था। नेपाल और भारत पुलिस की जांच में पहली बार चार्ल्स का नाम आया। काठमांडू के पर्यटन इलाके में कई विदेशी गायब होने लगे। स्थानीय पुलिस को शक हुआ कि यह कोई अकेला नहीं है, यानी कि पूरा गैंग है। नाम सामने आया था चार्ल्स सोबराज। नेपाल पुलिस ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन चार्ल्स नेपाल छोड़कर भारत आ गया। दिल्ली, गोवा, मुंबई, हर जगह उसके निशान मिले। सन 1976 के आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे अदालत में पेश किया गया। चार्ल्स ने कोर्ट में अपनी चालबाजी जारी रखी। कभी वह बीमार होने का नाटक करता तो कभी दिमाग हालात ठीक न होने का बहाना करता। हर बार वह चालें नहीं चली जाती। उसे सजा हुई 12 साल। पर चार्ल्स वहीं नहीं रुका। वह जेल में भी लोगों को अपना असर डालता रहा। कई कैदियों ने उसे मानने लगे और कुछ उसे डरने लगे थे, कुछ उसे गुरु मानने लगे थे। लेकिन चार्ल्स का लक्ष्य हमेशा आज़ादी था और उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वह भारतीय जेल इतिहास का सबसे अजीब पल देखने वाले थे। तिहाड़ जेल में सर्प की एंट्री। सन 1976 में जब चार्ल्स तिहाड़ जेल पहुंचा तो वहां कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसकी खासियत में एक ऐसा रहस्य था जो लोगों को आकर्षित करता था। जेल में कई कैदी, कुछ वार्डन भी और कुछ से प्रभावित हो गए। चार्ल्स ने एक खासियत थी कि वह हर किसी के सम्मान और सलीके से बात करता था। उसका पहनावा और उसे बोलने का ढंग सबके आचरण में था। कभी वह अपराधी जैसी बात ही नहीं करता था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी कि यहाँ से भागना है। वह जानता था कि यह भारत में ज़्यादा समय नहीं रह सकता। अगर वह नेपाल वापस गया तो पुराने मामलों में उसे सख्त सज़ा मिल सकती है। इसलिए उसने ऐसी योजना बनाई जो भारतीय जेल इतिहास की सबसे बड़ी अनोखी घटना बन गई। चार्ल्स ने तिहाड़ में कुछ कैदियों और 2 अधिकारियों को जान पहचान में अपने साथ मिला लिया। वह एक रात ऐसे लोगों को करीब लाया जिसकी व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। कभी कोई शराब चाहता था तो कोई बाहर का खाना खाता था, कोई थोड़ा पैसा चाहता था तो कोई बस ध्यान देना चाहता था। चार्ल्स ने सबको यह दिखाया कि उसके साथ बेहिसाब पैसा और विदेश कनेक्शन है। धीरे धीरे वह विश्वास सबका जीतने लगा। फिर एक दिन उसने कहा कि मैं जेल में एक छोटी सी पार्टी देना चाहता हूँ। मेरी सज़ा आधी हो गई है, यह खुशी बांटना चाहता हूँ। यह उसके झूठ का पहला बीज था। कुछ जेलकर्मी और कैदी उसकी बात में आ गए। चार्ल्स ने फ्रेंच मिठाइयाँ, फलों का जूस और बाहर से खाना मंगवाया। जेल में वह असामान्य था, लेकिन उसके व्यवहार और बर्ताव में सबको सहमत कर दिया था। हालांकि इस पार्टी के पीछे उसका असली मकसद क्या था, किसी को कोई पता नहीं था। चार्ल्स के खाने में हल्का सा नशीला पदार्थ डाल दिया था। सुरक्षित रूप में बताया जा रहा है कि एक फिक्शनल नैरेटिव है जिसकी वास्तविकता तकनीक नहीं थी। कुछ घंटों बाद सभी जेलकर्मी और कैदी थके हुए, सुस्त और कमज़ोर पड़ने लगे। उसी वक्त चार्ल्स ने अपना पहला कदम उठाया। वह अपनी कोठरी से निकलकर धीरे से जेल की पिछली दीवार की तरफ बढ़ गया। उसे पता था कि इस जगह निगरानी कम है, और फिर वह रात में धीमी चाल से जेल की दीवारें फांदकर फरार हो गया। जेल में भागने के बाद चार्ल्स सीधा मुंबई पहुंचा। वहां उसका पुराना संपर्क था। उसने नकली पासपोर्ट बनवाया, कपड़े बदले और अपने बाल कटवा दिए।
कुछ घंटों में वह पूरी तरह अलग पहचान का आदमी बन चुका था। चार्ल्स ने सबसे पहले गाँव के रास्ते विदेश जाने की कोशिश की, पर उसे पता था कि भारत की हर बड़ी एजेंसी उसके पीछे लग चुकी है। उसके बावजूद वह थाईलैंड पहुंच गया। थाईलैंड में जाकर उसने फिर वही काम करना शुरू कर दिया। विदेशी यात्रियों से दोस्ती, उनकी जेब और पहचान का फ़ायदा उठाना और कमज़ोर लोगों पर नियंत्रण पाना। सारी दुनिया में उसका नाम तेज़ी से फैलने लगा था, लेकिन चार्ल्स का अपराध साम्राज्य अब धीरे धीरे बिखर रहा था। चार्ल्स, जिसे कई देशों में घूम रहा था, वह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसियों के रडार पर आ गया था। इंटरपोल ने उसका नाम द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की सूची में डाल दिया था। उसका अपराध सिर्फ हत्या या चोरी तक ही नहीं था, वह देशों में पासपोर्ट फ्रॉड, चोरी करना और यात्रियों को नुकसान पहुंचाना और उनके सभी माल और गहने छीनने तक था। दुनिया की कई सरकारें उसे विदेश में जाकर सज़ा देना चाहती थीं, लेकिन द सर्प की खासियत यह थी कि वह हर जगह फिसल जाता था। थाईलैंड, नेपाल, भारत, फ्रांस, कई जगह उसके निशान से भरी थी। सन 1986 नेपाल में काठमांडू में उसकी एंट्री हुई। चार्ल्स नेपाल क्यों लौटा, यह अभी तक एक पहेली है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने पुराने अपराधों से अनजान था। कुछ का कहना है कि उसे लगा था कि नेपाल पुलिस उसे पहचान नहीं पाएगी। पर सच्चाई यही थी कि चार्ल्स ने अपनी चालाकी पर अति विश्वास कर लिया था। काठमांडू पुलिस तुरंत उसे पकड़ लेती है, उसके खिलाफ पुराने मामलों की फाइलें खोल देती है। नेपाल में एक कॉफ़ी हाउस में विदेशी दंपति की मौत का मामला सामने आता है। चार्ल्स पर गंभीर आरोप लग चुके थे। इस बार ना पहचान बदली, ना पासपोर्ट का खेल और ना ही कोई फरेब। कुछ काम नहीं आया। नेपाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, उसे अदालत में पेश किया गया और इतिहास में पहली बार चार्ल्स शोभराज का सचमुच डर गया था। नेपाल की अदालत ने सुनवाई की कि गवाह, सबूत और दस्तावेज सब सामने रखे गए। चार्ल्स ने कई बार उनके पुराने तरीकों से जज और अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की, बीमार होने का नाटक किया। अपनी विदेश पहचान का ग्लैमर, विदेशी मीडिया से संपर्क था उसका, लेकिन अदालत एक ही बात पर अडिग रही, अपराध चाहे कितना भी पुराना हो, न्याय देर से ही सही लेकिन मिलकर ही रहेगा। चार्ल्स को नेपाल में आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। यह वही पल था जब दुनिया में सबसे मायावी अपराधी की कहानी लगभग खत्म हो गई थी। नेपाल की जेलों में शानदार नहीं थी। चार्ल्स के लिए यह बिल्कुल एक अनुभव था। यहाँ उसके पास पैसे का काम नहीं था थे। उसके खास सुविधाएं तो मिलती थी, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उससे सेलिब्रिटी क्रिमिनल कहती थी, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं निकल सकता था। वह अपने सेल में बैठकर अपनी ज़िंदगी के किस्से लिखना, किताबें पढ़ना और खुद से बनाए भ्रम में खोया जाता था। उसका मानना था कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं एक साहसी इंसान हूँ। लेकिन अदालतें, पुलिस और दुनिया इस भ्रम को नहीं मानती थी। वक्त बढ़ता गया, चार्ल्स की उम्र भी 2003 जेल में 19 साल बाद चार्ल्स बूढ़ा हो चुका था। चार्ल्स 19 साल नेपाल की जेल में रहा। उसके खिलाफ इंतजाम इतने मजबूत थे कि वह बाहर नहीं निकल सकता था। 2003 में उसकी उम्र लगभग 60 के पार थी। उसका शरीर कमज़ोर पर दिमाग वहीं तेज तर्रार था। लेकिन अब वह चार्ल्स नहीं रहा था जो दुनिया के अलग अलग शहरों में नकली पहचान लेकर घूमता था। अब वह बूढ़ा हो चुका था। कई पत्रकार उसकी इंटरव्यू लेने आते, कुछ फिल्में और कुछ डॉक्यूमेंट्री उसके नाम पर बनती। दुनिया उसे खतरनाक और चतुर अपराधी के रूप में देखती थी। 2014 में लगभग 20 साल जेल में बिताने के बाद नेपाल सरकार ने उसकी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसे रिहा कर दिया। चार्ल्स को सीधे फ्रांस भेज दिया गया। वह बूढ़ा था, सफ़ेद बालों वाला, धीमी चाल वाला एक आदमी था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी यात्रियों को धोखा दे सकती थी। चार्ल्स शोभराज आज भी कई लोगों के लिए एक पहेली है। क्या वह एक मनोवैज्ञानिक रूप में व्यक्ति था,
या एक मास्टरमाइंड अपराधी जिसे कई देशों को चकमा दिया था। वह कभी पूरी तरह से कहानी नहीं बताता। उसके हर जवाब में सच और झूठ दोनों मिलकर बैठते थे। कुछ लोग कहते हैं कि चार्ल्स ने कई अपराध अब भी साबित नहीं हो पाए। कुछ कहते हैं कि वह अपने ही बनाए झूठों से जीतता रहा। एक बात जरूर सच है कि हर जगह सर्प की तरह फिसल जाता था, पर अंत में उसे कदमों में काठमांडू की गलियों में फंस गया। वही नेपाल की जेल में उसे वही सज़ा मिली जिससे वह सबसे ज़्यादा डरता था, कैद। और यही कैद ही उसकी अकथित कहानी का असली अंत बन गया। उसे कई साल जेल में रहना पड़ा। जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यही कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।